नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। प्रधानमंत्री महोदय ने बढ़ती गर्मी पर एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग जाहिर है एयर कंडीशन दफ्तर में मीटिंग थी, सारे मिनिस्टर बैठे थे और इसको एकदम चलाया गया ब्रेकिंग न्यूज की तरह कि प्रधानमंत्री ने सलाह दी थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पीते रहें, घर से कम निकलें, वगैरह वगैरह। और जब यह खबर अभी चल ही रही थी कि पानी पीने की सलाह दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, इतनी बड़ी सलाह दे रहे हैं, किसी और को तो इसके बारे में पता ही नहीं है कि गर्मी लगने पर पानी चलना चाहिए, तभी उत्तराखंड से एक वीडियो आती है जिसमें महिलाएं हाथ में मशाल लेकर निकली हुई हैं प्रदर्शन करने के लिए। पुरुष भी उसमें शामिल हैं और यह प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि उस देवप्रयाग में जहां से गंगा जी निकलती हैं, जिस जिले से गंगा जी निकलती हैं, उस जिले में पीने का पानी नहीं मिल रहा है। ये जो दो घटनाएं हैं, प्रधानमंत्री का अपने मंत्रियों को बुलाकर पानी पीने की सलाह देना और जहां से गंगा जी निकलती हैं वहां पीने का पानी ना अवेलेबल होना, यह बताता है कि हमारे देश में क्या तमाशा चल रहा है और हालात कितने बिगड़ गए हैं। देखिए, हमारी भी कोशिश होती है, कई बार हम भी चाहते हैं कुछ अच्छी खबरें दिखाएं, हम भी चाहते हैं कि सरकार कुछ ऐसा करे कि हम उसकी तारीफ करें कि देखिए भारत की सरकार ने ऐसा किया है। लेकिन भारत की सरकार जो कर रही है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार कर रही है और उसके जो परिणाम सामने आ रहे हैं, उन परिणामों को देखने के बाद हमारे समझ में नहीं आता है कि अगर तारीफ हम करना भी चाहें तो कैसे करें। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। देखिए, शोर मचा हुआ है पूरा गोदी मीडिया, आईटी सेल। अगर आप पेट्रोल की प्राइस पे बात करेंगे, अगर आप किसी भी चीज पर बात करेंगे तो कहेगा इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। अब अगर इंटरनेशनल प्रॉब्लम है तो हर जगह होनी चाहिए, लेकिन हालत यह है, ये तो मैं आपको डिटेल में बता ही चुका हूं कि कैसे रुपया बांग्लादेशी टका या पाकिस्तानी रुपए या श्रीलंका के रुपए से भी तेजी से गिर रहा है। अब मैं आपको एक और डेटा दे रहा हूं और वो ये बताता है कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो बांग्लादेश से भी कम हो गई है। हमारे अमित शाह जी लगातार बयान देते रहते हैं, घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया, बांग्लादेश के घुसपैठिए हमारे यहां घुस रहे हैं। मैं तो ये नहीं समझ पाता हूं कि जिस बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत से बेहतर है, उसके लोग क्या करने के लिए यहां घुसेंगे। बीच में शोर मचा हुआ था, नंबर 2 इकॉनमी बनने वाले हैं, फला बनने वाले हैं, ढिमकाना बनने वाले हैं। आपकी इकॉनमी और नीचे चली गई क्योंकि जीडीपी और गिर गई और साथ में प्रति व्यक्ति आय आपकी बांग्लादेश से भी नीचे हो गई। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2026 के लिए आंकड़ा दिया है जिसमें कहा है कि भारत में प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है, यानी टोटल जीडीपी अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ये जो प्रति व्यक्ति मिलता है ये $2,812 है, जबकि बांग्लादेश में ये $2,911 है। अब भारत की जो पोजीशन है वो बांग्लादेश और कीनिया के बीच में है। बांग्लादेश भारत से ऊपर चला गया है और कीनिया भारत से नीचे चला गया है। आप सोचिए कि हम विश्व गुरु, महाशक्ति और क्या क्या होने की बात करते हैं और हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम है, पीसीआई जिसको कहते हैं, वो बांग्लादेश और कीनिया के बीच में है। इस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने हमको विश्व गुरु बनाया है और खुद विश्व गुरु बने हैं। और सुन लीजिए, फिर कुछ एक बातें करूंगा। विदेशी मुद्रा भंडार की अगर हम बात करें तो भारत में 22 मई 2026 को जो खत्म हुआ है हफ्ता, उसमें और ज्यादा कमी आ गई है। $2.872 बिलियन की कमी आ गई है। सोने का भंडार भी कम हो गया है। इसके चलते हमारे पास जो स्पेशल ड्राइंग राइट है कि कितना पैसा हम निकाल सकते हैं जरूरत पड़ने पर, वो भी घट गया है। और क्या बताऊं, जो घट रहा है सब घटता चला जा रहा है। बढ़ एक चीज रही है और जबरदस्त बढ़ रही है, वो बढ़ रही है हिंदू मुस्लिम का तमाशा। बकरीद आई, बीत गई और आपने देखा कि उस पर कितना तमाशा हुआ, देश भर में कितना तमाशा हुआ। कहीं कोई विरोध कर रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है। अब खत्म हो गया, ईद उल अजहा खत्म हो गई। अब नॉनवेज से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आराम से बकरे भी कटेंगे, मुर्गे भी कटेंगे, मछली भी कटेगी और बाजार में बिकेंगे। इन्हीं पार्टियों के लोग घर में लाकर या दूसरों के घर जाकर मस्ती से खाएंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इन सब के बीच जब लगातार हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होती जा रही है, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती जा रही है, इन सब के बीच खबर यह आती है कि इस साल मानसून पिछले कई सालों में लोवेस्ट रहने वाला है। मानसून की जो भविष्यवाणी की थी मौसम विभाग ने, उसको
घटा दिया है, 10% घटा दिया है। अब ये औसत के 90% रहने की उम्मीद है, यानी एवरेज से भी कम बारिश होने की उम्मीद है। बारिश कम होगी, सूखे जैसे हालात बनेंगे, नतीजा यह होगा कि हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो और ज्यादा कम होगा और इसके बाद आर्थिक स्थिति सुधरने की जगह बिगड़ती चली जाएगी। हाँ, एक दो लोग इस देश में ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन कभी खराब नहीं होगी। उनके ऊपर करप्शन का आरोप लग जाएगा तो मुआवजा देकर बच जाएंगे और मुआवजे का पैसा भी लोन के रूप में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। मैं आपको एक और चीज बता दूं, बैंकों से एक खबर आई है, मैं अडानी जी पर बात करूंगा, एक बड़ी खबर है, लेकिन उसके पहले इस बात को समझना जरूरी है कि बैंकों की तरफ से खबर यह आई है कि 2026 के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, उस फाइनेंशियल ईयर में बैंकों के अंदर जो धोखाधड़ी होती है वो 46% बढ़ गई। यानी बैंकों के साथ धोखाधड़ी करके जो पैसे कमाए लोगों ने वो 46% हो गई। एक साल के अंदर 2026 में 48,021 करोड़ रुपए के घोटाले, फ्रॉड किए गए बैंक के अंदर। पिछले साल ये 32,803 करोड़ था। और इसके अलावा आप ये जोड़ लीजिए कि बैंकों ने कितना लोन माफ कर दिया, कितना लोन राइट ऑफ कर दिया, कितने लोन्स पर समझौता कर लिया और किन लोगों के लिए लोन माफ किया। कभी किसान का लोन माफ नहीं होता। किसानों के लोन माफ की बात आती है तब तो हल्ला शुरू हो जाता है। लोन माफ होता है अडानी जी का, अंबानी जी का, फलाना जी का, ढिमकाना जी का। असल में एफसीआई जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जिसकी ये जिम्मेदारी है कि किसानों से जो अनाज खरीदा जाता है उसको संभाल के रखे, भंडार करके रखे, ताकि मुश्किल आने पर, देश में कोई दिक्कत आने पर ये अनाज बेचा जा सके। किसानों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भंडारण की है। अनाज जब उनका पूरा का पूरा हो जाता है, फसल काट लेते हैं, तो उनके पास फसल को गोदाम में रखने की सुविधा नहीं होती, इसलिए तुरंत वो फसल बेचना चाहते हैं। एक शुरू से ये इकोनॉमिस्ट कहते रहे हैं कि अगर गोदामों की सुविधा अच्छी हो तो गोदाम में अनाज रख देंगे और जब मार्केट में अनाज का रेट बढ़ेगा तब वो उस अनाज को बेच पाएंगे। खैर वो मामला अलग है, किसानों के लिए भंडारण तो क्या ही होगा। लेकिन गोदामों की जगह पर जो पक्के गोदाम होते थे, एफसीआई जिन पक्के गोदामों में रखती थी अनाज, उसकी जगह पर ज्यादा ये जो गोदाम की सुविधा है वो ज्यादा बढ़ाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसको साइलो प्रोग्राम कहा गया और इस प्रोग्राम को नाम दिया गया हब एंड स्पोक। अब देखिए साइलो क्या होता है, खास तरह की पॉलिथीन से बना हुआ जिस पर पानी का और धूप का और हवा का असर ना हो, ऐसी पॉलिथीन से बना हुआ बड़ा गोदाम होता है साइलो। तो जब जरूरत है तो आप साइलो के अंदर अनाज को रख लीजिए, अनाज सुरक्षित रहेगा। और जब जरूरत नहीं है तो आप स्पोक करके, यानी कि उसकी हवा निकाल कर उसको बंद करके आराम से आप रख दीजिए, तो वो जगह जो इस्तेमाल हो रही थी वो जगह इस्तेमाल नहीं होगी। गोदामों के साथ मेंटेनेंस का जो बड़ा खर्चा था, ये कहा गया कि साइलो के साथ वो खर्चा कम हो जाएगा। अब देखिए ये टोटल प्रोग्राम था 20,000 करोड़ रुपए का। और नियम यह बनाया गया कि इसमें मोनोपोली नहीं होने दी जाएगी, यानी किसी एक आदमी को एक लिमिट से ज्यादा साइलो का ठेका नहीं दिया जाएगा। इसके पीछे लॉजिक यह था कि अगर एक ही आदमी को ज्यादा साइलो का ठेका मिल जाएगा, बड़ा साइलो का ठेका मिल जाएगा, तो सारा जो अनाज भंडारण होगा, गोदाम के अंदर होगा, वो उसके कब्जे पर होगा और वो अपने हिसाब से अनाज के मार्केट को ऊपर नीचे कर सकता है। तो देश भर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग कंपनियों को साइलो का ठेका दिया जाएगा, ये तय हुआ। लेकिन खबर यह आ रही है कि नीति आयोग और डीईए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने सलाह दी, और जब सलाह दी और अडानी के बाबत सलाह दी बिना अडानी का नाम लिए हुए, तो एफसीओ ने साइलो टेंडर से ये वाली शर्त हटा दी। और अब खबर यह आई है कि इसमें से 16,500 करोड़ रुपए से अधिक का हिस्सा अडानी जी और लीप इंडिया नाम की दो कंपनियों के बीच में बंट गया है। 20,000 करोड़ का टोटल मामला है, जो 20,000 करोड़ का टोटल टेंडर है, और उसमें 16,500 करोड़ रुपए दो कंपनियों के बीच में बंट गया है, अडानी जी की कंपनी और लीप इंडिया कंपनी। अब आप ये सोचिए कि इन दो कंपनियों के पास 75% से ज्यादा साइलोज होंगे, यानी भारत में साइलोज में जो अनाज भंडार किया जाएगा, साइलोज नाम के गोदाम में जो अनाज रखा जाएगा, उसका 75% अनाज इनके पास होगा। जाहिर है भारत में अनाज के मार्केट को अपने हिसाब से ये उठा सकते हैं, गिरा सकते हैं। जब शर्त हटा दी गई उसके बाद
फेज 1 के दूसरे राउंड में अडानी ने सभी टेंडर जीत लिए और फेज 2 में भी लीप और अडानी ने मिलकर सारे टेंडर जीत लिए और अब हालत यह है कि 60 लाख मीट्रिक टन जो टोटल अनाज भंडार में रखा जाएगा उसमें से 46,50,000 मीट्रिक टन सीधे इन दो कंपनियों के हाथ में चला गया। अब आप सोचिए कि किसान को यहां से कहां से लाभ मिलना है। जो प्लान बनाए जाएंगे, मार्केटिंग से लेकर जो सारी स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी, वो इनके फायदे के लिए होगी, किसान के फायदे के लिए नहीं होगी। किसान जब अपना अनाज लेकर मार्केट में जाएगा तो उसको सबसे लोवेस्ट रेट मिलेंगे और वही किसान अगर मार्केट से अनाज खरीदने चला गया तो वो उसको हाई रेट मिलेंगे। प्याज का किस्सा आपने देखा था कि नासिक में 1 रुपए किलो भी प्याज नहीं, 1 पैसा किलो शायद प्याज मिली थी और आप अपने मार्केट में जाकर देखिए कि आपको क्या प्याज मिल रही है। तो 2-4 लोगों के फायदे के लिए इकॉनमी का सत्यानाश कर दिया गया है और आपसे कहा जाता है कि सोना मत खरीदिए, विदेश मत जाइए, फला मत कीजिए, ढिमका मत कीजिए। जब अडानी जी और दूसरे बिजनेसमैन अमेरिका में बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्ट करेंगे तब विदेशी मुद्रा कम नहीं होगी। लेकिन अगर आप कोई विदेशी सामान खरीद लेंगे तो विदेशी मुद्रा कम हो जाएगी। वैसे भी देश के अंदर देशी सामान बन ही कहां रहा है। जो एक्सपोर्ट तक हमारे यहां से हो रहा है उसमें असेंबल इन इंडिया चल रहा है। यहां वहां से सामान खरीदो और सामान खरीद के असेंबल करके बाहर बेच दो। यही कारण है कि हमारा एक्सपोर्ट गिर रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार गिर रहा है, सोना लगातार गिर रहा है, चीजें लगातार महंगी होती जा रही हैं और हमारे मोदी जी मंत्रियों को एयर कंडीशन दफ्तर में बिठाकर सलाह दे रहे हैं कि पानी ज्यादा पियो। और सिर्फ इतना नहीं है, आने वाला जो हमारा भविष्य है ऐसा लगता है कि उसको पूरी तरह से बर्बाद करने की प्लानिंग कर दी गई है। एक बच्चे का नाम मैं ले रहा हूं, सार्थक सिद्धांत। 17 साल का बच्चा है, सीबीएसई का एग्जाम दिया होगा। इस बच्चे ने पूरी एनालिसिस की कि नीट के और सीबीएसई के एग्जाम में जो खेल हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, सीबीएसई पर खास तौर पे। और इसने पाया कि सीबीएसई में जो ऑन स्क्रीन मार्किंग का पूरा तमाशा हुआ है, उसका जो ठेका दिया गया है, उस ठेके में असली खेल हुआ है। जब पहली बार ऑन स्क्रीन मार्किंग के लिए निविदा निकाली गई तो जो शर्तें थीं उन शर्तों के चलते कोई आया ही नहीं, क्योंकि भारत में शायद ऐसी कोई कंपनी नहीं थी जो इन शर्तों को पूरा कर सके। फिर क्या किया गया, शर्तें कुछ कम कर दी गई, तब भी कोई नहीं आया। उसके बाद शर्तें और ज्यादा कम कर दी गई, तब वो कंपनी आई जो कंपनी इस समय ऑन स्क्रीन मार्किंग करा रही है, जो पूरे एग्जाम की इवैल्यूएशन का काम कर रही है। सोचिए, शर्तें कम की गई ताकि लूप होल्स अपने आप निकल ही जाएंगे। और यही वजह है कि आप देखिए कि एग्जाम होता है और 100 में से 25 बच्चे ये कहते हैं, 25% बच्चे ये कहते हैं कि हमारी कॉपियां गलत साइन हुई हैं। और यही नहीं, जिस कंपनी को दिया गया है ये ठेका, उस कंपनी को पहले ब्लैक लिस्ट किया जा चुका है। नीट का एग्जाम आपने देखा, नीट में पेपर कैसे आउट हो गया। अब कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी सीधी देखरेख कर रहे हैं। हवाई जहाज, एयरफोर्स के जहाज से पेपर जाएंगे और आर्मी ये करेगी और फला करेगी और ढिमका करेगी। सारा तमाशा बना के रख दिया गया, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा और एनटीए पर कोई सवाल नहीं उठेगा, जो इस एग्जाम को कराने के लिए जिम्मेदार है और जो कई सालों में कई बार देख चुकी है पेपर लीक का तमाशा। उस एनटीए के साथ कुछ नहीं है। सीबीएसई का चेयरपर्सन कहता है कि अरे छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सीबीएसई स्कूलों के प्रिंसिपल्स को स्क्रिप्ट भेजी जाती है कि वो आकर कहें कि अरे सब ठीक ठाक है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, नया सिस्टम होता है तो थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। 17-18 लाख विद्यार्थियों का भविष्य आप लोगों ने दांव पर लगा दिया और आप कह रहे हैं छोटी मोटी गलती है। खैर, प्रिंसिपल तो बेचारे नौकर हैं, नहीं कहेंगे तो नौकरी जाएगी। लेकिन बच्चे भी देख रहे हैं और उनके माता पिता भी देख रहे हैं। दिक्कत क्या है, माता पिता जिनको वोट देना है वो जाकर वोट दे रहे हैं हिंदू मुसलमान पर। उत्तराखंड में पानी नहीं मिलने पर लोग परेशान हैं, लेकिन उसी उत्तराखंड को सांप्रदायिक नफरत का गढ़ बना दिया गया है। देवभूमि उत्तराखंड को कहा जाता था। कभी वहां से दंगे वंगे की खबरें नहीं आती थी, लेकिन अब इतना तमाशा है कि रोज दंगों की खबरें हैं। कभी किसी मस्जिद के सामने, कभी किसी दरगाह के सामने, कभी किसी के सामने। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो नफरती बोल के लिए प्रसिद्ध हो चुके हैं। तो जब जाकर आप हिंदू मुसलमान पर वोट देकर आएंगे तो पानी कहां से मिलेगा। सरकार को पता है कि चाहे पानी का गुस्सा हो, चाहे महंगाई का गुस्सा हो, चाहे परीक्षा का गुस्सा हो, ये सारे गुस्से
हिंदू मुसलमान की नफरत के सामने छोटे पड़ जाते हैं और जो कुछ बचा रह जाता है उसके लिए एसआईआर और एफआईआर है ही। ज़्यादा बोलेंगे एफआईआर होगा और नहीं बोलेंगे तो एसआईआर में वोट किनारे हो जाएगा आपका। उसके बाद सरकार जिसे चाहेगी वही जीतेगा। तो देश यहां जाकर फंसा हुआ है। खबरें तो मैं 25 और बता सकता हूं, अखबार पढ़िए तो दिमाग खराब हो जाता है। समस्या बस यही है कि हिंदू मुसलमान में इस देश को ऐसा फंसा दिया गया है कि इन सब समस्याओं का असर जिन पर पड़ता है, जिनकी जिंदगियां इनसे तबाह हो रही हैं, जिनके घर के बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जिनके घर में रोटी के लाले पड़े हुए हैं, जिनका बिजनेस बर्बाद हो रहा है, जिनके घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं, वो भी जब वोट देना होता है तो अब्दुल की चूड़ी टाइट करने के लिए वोट देकर आ जाते हैं। अब अब्दुल की चूड़ी टाइट हुई कि नहीं हुई वो पता नहीं, लेकिन उनके खुद की चूड़ियां इतनी टाइट हो गई हैं कि टूटने के कगार पर आ गई हैं। यही आज के भारत का सच है, यही आज के सरकार का सच है, यही आज की इकॉनमी का सच है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कमेंट में मुझे सही कीजिए, और अगर मैं सही कह रहा हूं तो बैठकर सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं और देश को इस हाल में पहुंचाने के लिए आप कितने जिम्मेदार हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।